हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम लोग गुप्त राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले का जो वीडियो था एक स्पेशल वीडियो था जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है 2020, उसके ऊपर थी वो वीडियो। तो आप लोग वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में, जो भी आगे एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, उस एग्ज़ाम के लिए वो वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कि उससे आपके जो मान लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चंस तो आपको पूछे ही पूछेंगे। ठीक है ना, तो आपको उसको पूरा वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट आपको उसको लेकर के, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेके आपको कोई भी डाउट नहीं होगी। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे गुप्त राजवंश के बारे में। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए कि गुप्ता राजवंश जो है, यानी कि गुप्ता पीरियड जो है, ठीक है ना, इसे भारतीय इतिहास का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे गोल्डन एरा भी, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है ना, स्वर्णिम काल। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल इसे क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात हम शुरू करेंगे कि किसी भी डायनेस्टी या किसी भी चीज के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, उसके क्या सोर्स हैं। ठीक है ना, किस सोर्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हाँ ये चीज हुई थी, ऐसे हुई थी। या जो भी राजवंश है, किसी भी घटना के बारे में कुछ सोर्स होते हैं जिससे कि हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए कि जो गुप्ता राजवंश है, ठीक है ना, जो गुप्ता राजवंश है उसमें क्या क्या सोर्स है, किस किस सोर्स के थ्रू जो है हमें ये पता चलता है उनके बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है देखिए साहित्यिक स्रोत। ठीक है ना, साहित्यिक स्रोत में क्या आते हैं, सबसे पहले देखिए पुराण। दिख रहा होगा ना, हाँ, तो पुराण। ठीक है, पुराण में विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखिए, ये सब साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, फिर विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कालिदास की जो बहुत सारी कृतियां हैं। कालिदास ने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, जिसमें कि आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंश है, ठीक है ना, तो कुमार संभव है। तो ये सब जो है ये कालिदास की कृतियां हैं। ठीक है, तो कालिदास की विभिन्न कृतियां। उसके बाद आता है आपका शूद्रक का मृक्षकटिकम। ठीक है, शूद्रक का मृक्षकटिकम। और यहाँ जो चीजें हैं इससे आपको ये भी याद हो जाएगा कि देवी चंद्रगुप्तम जो है उसके लेखक कौन है, विशाख दत्त। ठीक है ना, और मृक्षकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक हैं। वात्स्यायन का कामसूत्र। ठीक है, ये है हमारे कुछ साहित्यिक स्रोत। ठीक है, कुछ साहित्यिक सोर्स। अब बात आती है देखिए पुरातात्विक जो स्रोत हैं। ठीक है ना, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आता है हमारा अभिलेख, ठीक है, सिक्के और जो स्मारक होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, अभिलेख, सिक्के और स्मारक। ठीक है, हाँ, तो अब आइए देखते हैं कि जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, तो देखिए गुप्ता डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं वो हैं श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। लेकिन देखिए इसका एक अपवाद भी है। ठीक है, अपवाद का मतलब कि जो हमें जानकारी है कि गुप्ता डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, तो कहीं ना कहीं कहीं उसका खंडन भी किया गया है। ठीक है, तो उसका अपवाद है। तो आइए देखते हैं वो क्या है, कि जो प्रभावती गुप्त है, ठीक है ना, प्रभावती गुप्त के जो पूना ताम्रपत्र और स्कंद गुप्त के सूपिया लेख में। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रभावती गुप्त, क्योंकि हो सकता है ये सवाल पूछा जा सके, तो इसलिए याद रखिएगा कि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र पे और स्कंद गुप्त के सूखिया लेख में, क्या सॉरी सूपिया लेख में प्रथम शासक किसे बताया गया है, घटोत्कच को बताया गया है। ठीक है,
प्रथम शासक घटोत्कच को बताया गया है। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम बाकी जो जितने भी विद्वान हैं, तो बाकी जितने भी साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त होते हैं उसमें जो है संस्थापक श्रीगुप्त को बताया जाता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि संस्थापक कौन थे गुप्ता डायनेस्टी के, तो श्रीगुप्त ही आप लगाइएगा। यदि आपको इस तरीके से पूछ लिया जाए कि मतलब अपवाद स्वरूप मतलब किस में ये बताया गया है, कि किस लेख में या किस ताम्रपत्र पे ये बताया गया है कि जो श्रीगुप्त है वो संस्थापक नहीं थे और पहले संस्थापक घटोत्कच थे, तो आपको याद रखना है कि प्रभावती गुप्त का जो पूना ताम्रपत्र है और स्कंद गुप्त का जो सूफिया लेख है, ठीक है ना, सूफिया लेख। ओके, ठीक है, चलिए, क्लियर, चलिए, ठीक है। अब आगे देखिए, जो श्रीगुप्त थे, ठीक है, श्रीगुप्त और घटोत्कच, श्रीगुप्त और घटोत्कच इन दोनों ने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखिएगा कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ने केवल महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद शासक कौन बनता है, इसके बाद शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसके बाद शासक बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका टाइम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड याद रखिएगा, 319 से लेकर के 335 ईस्वी। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड है 319 से 335। और इसके बारे में देखिए कि महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, याद रखिएगा कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, आइए अब और इसके बारे में क्या जानकारी है उसे हम देखते हैं। देखिए चंद्रगुप्त जो था ना, चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319, ठीक है, इसमें खत्म हो गया है, ठीक है, देखिए 319 320 में गुप्त संवत, ठीक है, की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, ठीक है, तो इसकी जानकारी जो है वो हमें अल बिरूनी के विवरण से मिलता है। ठीक है ना, अल बिरूनी के विवरण से इसकी जानकारी हमें मिलती है। और उसमें इसने बताया है कि जो गुप्त संवत है, ठीक है ना, गुप्त तथा जो शक संवत है, इसके बीच में 241 वर्ष का अंतर है। ठीक है, इसने बताया है, अल बिरूनी ने बताया है कि गुप्त संवत और शक संवत, ठीक है, इन दोनों के बीच में, गुप्त संवत और शक संवत, इन दोनों के बीच में 241 वर्षों का अंतर है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है, ये देखिए, ये डेट जो है ना, ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप याद रखिएगा कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच में 241 वर्ष का अंतर है। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, इसकी जानकारी हमें अल बिरूनी के लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, उसने जो विवरण दिया था उससे प्राप्त होती है। अब देखिए, जो अल बिरूनी की बात आ रही है, तो अल बिरूनी कौन था? अल बिरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान का था। ठीक है ना, उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज्म, ठीक है, तो वो वहां का था। ठीक है, और अल बिरूनी जो था वो बहुत सारी भाषाओं का विद्वान था।
ठीक है, अल बिरूनी के बारे में और बहुत सारी बातें जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में क्या चीजें हैं। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसने लिच्छवी कुल की जो राजकुमारी थी, ठीक है ना, लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल की, ठीक है ना, लिच्छवी वंश की जो राजकुमारी थी, ठीक है ना, कुमार देवी, ठीक है, कुमार देवी से उसने विवाह किया था। और जब उसने विवाह किया था तो उसके तुरंत बाद ही, ठीक है ना, इसी के बाद विवाह के बाद ही उसने क्या किया था, महाराजा धीराज, ठीक है ना, महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, और क्या किया था, देखिए महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए जिसमें कि अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में, ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन था वो, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और इसके बाद ही इसने क्या किया था, सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है ना, सोने के सिक्के। ठीक है, जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसने इसके बाद ही अपने विवाह के बाद जो है सिक्के चलवाए थे, और सिक्कों पर क्या किया था, कुमार देवी का नाम, ठीक है, जो क्वाइंस थी, गोल्डन जो क्वाइंस उसने चलवाए थे, तो उन क्वाइंस पे एक तरफ क्या किया था उसने, क्वाइन के एक तरफ अपनी जो वाइफ है, ठीक है, कुमार देवी, उसका नाम लिखवाया था, और दूसरी तरफ जो थी उसकी आकृति छपवाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है ना, उसने अपने जीवन काल में ही, ठीक है, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त, ठीक है ना, अगला शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक कौन हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, और इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, अब आइए इसका हम देखते हैं जो समुद्रगुप्त है, ठीक है ना, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक महान विजेता था। ठीक है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इसका टाइम पीरियड है 335 से 380। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है, 335 से 380। ठीक है ना, अच्छा, समुद्रगुप्त के नाम के साथ ना ये देखिए पर क्रमांक, ठीक है, ये भी लगा रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा, ठीक है, समझ जाइए, कहा गया है। ठीक है ना,
लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया है। ये समुद्रगुप्त जो था एक महान विजेता था, ठीक है ना, ये एक महान विजेता था, महान विजेता था, ठीक है। मतलब जितने भी युद्ध उसने किए वो कोई भी युद्ध उसने नहीं हारा था, इसलिए वीएस स्मिथ ने, ठीक है, सॉरी विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है, इसलिए विंसेंट स्मिथ, ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है, नेपोलियन कहा है, ठीक है। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने, क्योंकि समुद्रगुप्त जो था उसके जितने भी उसने अभियान किए थे, ठीक है, उसने 5 अभियान किए थे जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके जो 5 अभियान थे, मतलब वो कभी भी जो था किसी भी उसने युद्ध को हारा नहीं था, ठीक है ना, इसीलिए उसको एक महान विजेता कहा जाता है और इस वजह से विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा, ठीक है, विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, ठीक है ना, इसका दरबारी कवि था हरिसेन, ठीक है ना, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, ठीक ना। इसने क्या किया था कि अशोक के इलाहाबाद अभिलेख पर, ठीक है ना, इसने हरिसेन ने अशोक के इलाहाबाद अभिलेख पर प्रयाग प्रशस्ति ठीक है ना, लिखवाई थी, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, ठीक है। जो दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, ठीक है। और हरिसेन ने क्या किया था कि अशोक का जो इलाहाबाद अभिलेख है, ठीक है ना, उसी पर उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी, जिसमें कि उससे हमें क्या सूचना मिलती है? समुद्रगुप्त की जितने भी विजय हुए हैं, जितने भी विजय अभियान हैं, उसकी जानकारी हमें इलाहाबाद स्तंभ जो लेख है, इलाहाबाद अभिलेख है, उससे प्राप्त होती है, जिसे कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इसमें है कि इसी अभिलेख पर, जो ये इलाहाबाद अभिलेख है, इलाहाबाद अभिलेख जो है, ठीक है ना, इसी अभिलेख पर अकबर का जो दरबारी थे, ठीक है ना, यहां लिख देती हूं मैं, इलाहाबाद अभिलेख पर अकबर का दरबारी बीरबल, ठीक है, बीरबल और जहांगीर, ठीक है ना, जहांगीर, इनके भी लेख हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनका भी जो लेख है, किसका बीरबल का और जहांगीर का, इनका भी लेख जो है हमें इलाहाबाद अभिलेख पर प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए
देखिए क्या है, इसे इलाहाबाद अभिलेख क्यों कहा जाता है? ये प्रयाग ये प्रयाग अभिलेख ही था, लेकिन इलाहाबाद अभिलेख इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो अभिलेख है इसे जहांगीर ने, ठीक है ना, अकबर के समय में ही जहांगीर जो है इसे इलाहाबाद ले आया था, ठीक है, इसलिए इसे इलाहाबाद अभिलेख कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अभिलेख है इसे कौन इलाहाबाद लेके आया था, कौशाम्बी में था। देखिए मूलतः जो था ना, ये जो लेख था ये कौशाम्बी में था, ठीक है, लेकिन कौशाम्बी से जहांगीर जो है वो इसे लेकर के इलाहाबाद आ जाता है, तो इसलिए अब इसका जो नाम है वो इलाहाबाद अभिलेख है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर सब चीज। अब आगे देखिए, जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त को, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को बहुत सारे नामों से मतलब उसके बारे बहुत सारे नाम उसके बताए गए हैं, जिसमें कि है धर्म प्राचीर बंध, ठीक है, एक नाम है धर्म प्राचीर बंध, ठीक है, और एक दूसरा नाम बताया है कि धरणी बंध, धरणी बंध, ठीक है। लिच्छवी दोहित्र भी यहीं पर बताया गया है, ठीक है ना, लिच्छवी दोहित्र भी उसे यहीं पर बताया गया है। कविराज उसे बताया गया है, ठीक है, कविराज, ठीक है, इसके बहुत सारे जो क्वाइंस मिले हैं उस पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इसीलिए कविराज भी इसे बताया गया है, ठीक है। और इसे क्या बताया गया है? पृथ्वी व्याम बताया गया है, ठीक ना, और परम भट्टारक बताया गया है, ठीक है, परम भट्टारक इसे बताया गया है, परम भट्टारक, ठीक है, परम भट्टारक, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त को बहुत सारे नाम जो है समुद्रगुप्त के बताए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो पहले देखिए ये परम भट्टारक, ये याद रखिएगा कि परम भट्टारक, समुद्रगुप्त, कविराज समुद्रगुप्त, लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि ये जो लेख था, ठीक है ना, हरिसेन द्वारा जो लिखा हुआ ये जो लेख है प्रयाग प्रशस्ति, देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है संस्कृत, ठीक है, लिपि इसकी है ब्राह्मी, ठीक है, लिपि इसकी क्या है? ब्राह्मी, ठीक है, और शैली, शैली है चंपू, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है उसकी भाषा है संस्कृत, ठीक है, और उसकी लिपि क्या है? उसकी लिपि है ब्राह्मी, और किस शैली में है वो? चंपू शैली में, ठीक है। यहां तक क्लियर? आगे पढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि समुद्रगुप्त ने 5 चरणों में अपना विजय अभियान जो था उसे पूरा किया था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त ने 5 चरणों में अपने विजय अभियान को पूरा किया था। आइए देखते हैं कि प्रथम चरण में, ठीक है, प्रथम चरण में उसने गंगा और यमुना, ठीक है, गंगा और यमुना द्वाब वाले जो क्षेत्र थे ना, और वहां के जो शासक थे उन्हें उसने पराजित किया था। और उसमें प्रमुख शासक कौन 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 से थे? प्रमुख शासक थे, देखिए, अच्युत देव थे,
ठीक है। उसके बाद आपके पद्मावत के शासक थे नागसेन। ठीक है, नाग पद्मावत के शासक थे नागसेन और विदिशा के थे गणपति नाग। ठीक है ना, नागसेन और विदिशा के गणपति नाग। ठीक है, तो प्रथम जो था, ठीक है ना, समुद्रगुप्त ने 5 चरणों में अपने विजय अभियान को पूरा किया था, जिसमें कि जो प्रथम चरण है, ठीक है ना, प्रथम चरण में गंगा और जो यमुना का जो दोआब वाला क्षेत्र है वहां पर उसने वहां के राजाओं को, वहां के शासकों को पराजित किया था। ठीक है, जिसमें कि जो प्रमुख शासक हैं, ठीक है, यहाँ प्रमुख शासक के बारे में मैं बता रही हूँ कि जो प्रमुख शासक थे उसमें थे अच्युत देव। ठीक है, पद्मावत के शासक थे नागसेन। ठीक है, पद्मावत के शासक नागसेन और विदिशा के शासक गणपति नाग। ठीक है, अब चलिए हम जो उनका जो दूसरा था, दूसरे चरण में उसे देख लेते हैं। चलिए दूसरे चरण में देखते हैं क्या है। देखिए दूसरे चरण में हिमालय, ठीक है ना, और जो पूर्वी सीमावर्ती राज्य हैं, ठीक है ना, पूर्वी हिमालय के राज्य और कुछ सीमावर्ती राज्य। ठीक है, ठीक है, क्या है, पूर्वी हिमालय के पूर्वी हिमालय के राज्य और कुछ उसके जो सीमावर्ती राज्य थे। ठीक है, जिसमें कि प्रमुख है ये राज्य और कुछ जो थे वो सीमावर्ती राज्य, जिसमें कि प्रमुख है जैसे कि असम हो गया, ठीक है, आपका बंगाल हो गया, कामरूप है। ठीक है ना, तो ये कुछ राज्य थे जिनको कि इसने अपने दूसरे चरण के जो विजय अभियान थे उसमें इन यहाँ के शासकों को पराजित किया था। ठीक है ना, नेपाल है इसमें। ठीक है, तो दूसरे चरण के अभियान में उसने पूर्वी हिमालय और कुछ उसके जो सीमावर्ती राज्य थे वहां के शासकों को पराजित किया था, जिसमें कि आपके आसाम के शासक, बंगाल के शासक, कामरूप, ठीक है, और नेपाल, तो कुछ जो है इनके नाम मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो जो ये प्रमुख हैं, ठीक है ना, असम, बंगाल, कामरूप और नेपाल। तो दूसरे चरण में आप समझ गए कि कहाँ तक इसने किया था। ठीक है, अब बात आती है इसके तीसरे चरण की। ठीक है, तीसरे चरण में जो अभियान था उसमें आठविक राज्यों को इसने पराजित किया था। ठीक है, तीसरे चरण में आठविक राज्यों को पराजित किया था। ठीक है, अब आठविक राज्य ये कहां से कहां तक थे, तो देखिए ये यूपी के गाजीपुर से, ठीक है, यूपी के गाजीपुर से एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के जबलपुर तक, फैले थे। ठीक है, क्लियर। तो तीसरे जो उसका तीसरा जो अभियान था, ठीक है, तीसरे चरण के अभियान में उसने क्या किया था, आठविक राज्यों को पराजित किया था, और आठविक जो थे वो आपके यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के एमपी मध्य प्रदेश के जबलपुर तक एरिया में वो फैले हुए थे। ठीक है, अब आइए इसके चतुर्थ जो चरण है उसके बारे में हम देखते हैं क्या है।
चलिए, चतुर्थ चरण में इसने दक्षिण अभियान किया था, ठीक है। चतुर्थ चरण में इसने दक्षिण अभियान किया था। दक्षिण अभियान किया था, ठीक है। और इसमें याद ध्यान दीजिएगा कि इसने यानी कि समुद्रगुप्त ने पल्लव सहित पल्लव, विष्णुगुप्त, इनके सहित, ठीक है, सहित 12 शासकों को, ठीक है, 12 राज्य के शासकों को पराजित किया था, ठीक है, पराजित किया था, ठीक है। तो चतुर्थ चरण में इसने दक्षिण अभियान किया था, ठीक है, जिसमें कि इसने पल्लव शासक और विष्णुगुप्त और उनको लेकर के इनके साथ साथ 12 और शासकों को जो है इसने पराजित किया था, ठीक है। 12 राज्यों के जो शासक हैं उनको इसने पराजित किया था। अब देखिए, जो समुद्रगुप्त है इसका जो दक्षिण अभियान था ये 3 नीतियों पर आधारित था, ठीक है ना। दक्षिण अभियान 3 नीतियों पर आधारित, ठीक है, आधारित था, ठीक है। दक्षिण अभियान जो था वह 3 नीतियों पर आधारित था। अब आइए वो 3 नीतियां कौन कौन सी हैं उन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा, आप लोगों को कोई तरह का डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, जो 3 थे, ठीक है ना, जो 3 नीति थी दक्षिण अभियान में समुद्रगुप्त ने 3 नीतियों को अपनाया था, ठीक है, जिसमें कि पहला है ग्रहण, ठीक है, फर्स्ट है ग्रहण, ठीक है। दूसरा है हमारा मोक्ष और तीसरा है अनुग्रह, ठीक है। पहला है हमारा, उसने कौन कौन 3 नीति दक्षिण अभियान में कौन कौन सी की थी? ग्रहण, फिर दूसरा मोक्ष और तीसरा अनुग्रह, ठीक है। देखिए, ग्रहण का मतलब क्या है कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना, ठीक है ना। ग्रहण का मतलब हो गया शत्रु पर पूर्ण विजय, ठीक है। ग्रहण का मतलब हो गया शत्रु पर पूर्ण विजय, ठीक है ना। और मोक्ष का मतलब कि इनको जीत करके, ठीक है, जीत कर मुक्त कर देना, ठीक है। और अनुग्रह मतलब कि जो उनका जीता हुआ जितना भी भाग होता था वो वापस उन्हें दे देना, ठीक है। वापस उनकी संपत्ति जो है, उनको उनके राज्य जो है वो सब कुछ उसको लौटा देना, ठीक है। पहले वो विजय अभियान में सब कुछ जीत जाता था। दक्षिण अभियान की इसकी 3 नीतियां थी, ठीक है ना। जीतने के बाद सब कुछ वापस कर देना, ठीक है ना, लौटा देना, राज्य को लौटाना, ठीक है। अनुग्रह में क्या है? राज्य लौटाना, ठीक है। तो सबसे पहले 3 नीतियां दक्षिण अभियान में उसने की थी। ग्रहण यानी कि शत्रु पर पूरी तरीके से पहले विजय प्राप्त करता था। फिर मोक्ष दूसरी नीति थी उसकी, मोक्ष यानी कि जीतने के बाद उनको मुक्त कर देता था, ठीक है ना। राजाओं को जैसे बंदी बना लिया जाता था ना, तो उनको बंदी नहीं बनाता था, वो सबको मुक्त कर देता था। और तीसरी नीति उसकी क्या थी? अनुग्रह भी करता था वो, यानी कि जितना भी राज्य, जो भी संपत्ति, जो भी चीज वो अपने अभियान के दौरान जीतता था वो सब कुछ राजा को पूरा अपने राज्य समेत जो है उसे लौटा देता था, ठीक है। तो ये इसके दक्षिण अभियान की 3 नीतियां थी,
ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में और कौन कौन से इसने सिक्के चलाए और इसके बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके आगे के जो भी शासक हुए गुप्त वंश के, उनके बारे में जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। चलिए, अब आप लोग जो है वीडियो को देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप लोगों को किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिए। ठीक है। मैं दोबारा से आपको इसको समझा दूंगी। जहां भी आपको डाउट रहता है, कुछ भी, जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको शुरू से लेकर अभी तक जो भी चीज़ें समझाई हैं, उसमें अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से दोबारा समझा दूंगी। ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी आपको डाउट करने लायक कुछ भी रहा नहीं होगा अभी तक, है ना। तो चलिए ठीक है, अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वैसे तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, कोरोना में अपना ख्याल रखिए, अपने घर में रहते हुए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।